दोस्तों, क्या ऐसी कोई गारंटी होती है कि जो आदमी नौकरी ढूंढने जाएगा उसको नौकरी मिल ही जाएगी? वैसे भी अभी पेंडेमिक का टाइम है, बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स लूज करी हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर है। और बिजनेसेस का तो कहना ही क्या है। बिजनेस में भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा। उसको नुकसान भी होता है, बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं। अब उस स्टेट में अगर कोई वाइफ पैसा कमा रही है तो कोई ड्यूटी बनती है उनकी हस्बैंड्स के लिए। देखिए, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा जहां आदमी सुबह से ही शाम तक अल्कोहलिक होते हैं, जानबूझ के ही काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। मेरा वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। तो क्या वो लीगली मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपनी वाइफ से? यही मेरा आज का वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारे देश में कानून है, दोनों के लिए बराबर का कानून है। हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और आपको वाइफ हस्बैंड से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हस्बैंड कौन से प्रोविजन में क्लेम कर सकता है, कौन सी जजमेंट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए, एज अ लॉयर तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि फैमिलीज तो तभी बचती हैं जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देते हैं। भले ही वो दुख फाइनेंशियली क्यों ना हो, भले ही वो पैसे को लेके स्ट्रेस क्यों ना आ जाए हस्बैंड पे, तो एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहिए। अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे कानून की। क्या हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है? देखिए, बिल्कुल ले सकता है, हमारे कानून में ये प्रोविजन है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हस्बैंड जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, पैसा नहीं कमा पा रहा हो, और वाइफ जो है बहुत अच्छा पैसा कमा रही हो। तो उस सिचुएशन में हस्बैंड जो है वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। आइए मैं आपको पहले सेक्शन दिखाता हूं। तो बेयर एक्ट का नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये बहुत कॉमन बेयर एक्ट है, आपने सबने इसे जरूर सुना होगा। दोस्तों, आ जाओ सेक्शन 24 पे। इसी एक्ट के मेंटेनेंस, पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, इस सेक्शन को मैं आपको दिखाता हूँ। हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट, मतलब हस्बैंड के लिए भी, एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। इट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड, हस्बैंड भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ऑर्डर द रिस्पोंडेंट, अब यार रिस्पोंडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, to pay to the petitioner the expenses of the proceeding, such sum as having regard to petitioner's own income and the income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable, provided that the application for payment of expenses of the proceedings and such monthly sum during the proceedings shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband, as the case may be। तो आपने देखा, यहाँ हस्बैंड भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सेक्शन 24 तो मेंटेनेंस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स की बात करता है। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी की बात करता है, जो लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी वाइफ को, हस्बैंड को। आप सेक्शन 25 पढ़ेंगे इसी एक्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि मेंटेनेंस जो है लाइफ लॉन्ग के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। Wherein any proceedings under this act, it appears to the court that either the wife or the husband, यहाँ husband वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, as the case may be। तो देखिए, इस सेक्शन से आपको यह पता चला होगा कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। क्योंकि देखिए, जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, बिजनेस की कोई गारंटी नहीं होती। कोई अपने काम पे जा रहा, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई बेड रिडन हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसा हो जाए कि वो पैसा नहीं कमा सकता, तो कानून कहता है कि भाई जो हस्बैंड है वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भूखा मरेगा। देखिए, क्योंकि कोर्ट भी यह मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन बड़ा अच्छा रिलेशन है, दोनों की एक दूसरे की तरफ ड्यूटीज बनती हैं। अब मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम करी, कोर्ट्स ने मेंटेनेंस ग्रांट करी। जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, 31 मार्च 2011 की जजमेंट है।
इसमें रानी सेठी पेटिशनर है और सुनील सेठी रिस्पोंडेंट है, क्योंकि ये अपील में है। अब ये पैराग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप पहला पैरा पढ़ें। प्रेजेंट पिटीशन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड पास्ड बाय द एडीजे ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट हस्बैंड। तो हस्बैंड ने एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 की, सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम वाइफ। बाय द सेड ऑर्डर ट्रायल कोर्ट हैज डायरेक्टेड the wife to pay maintenance to husband, that is 20,000 रुपए per month and 10,000 as litigation expenses, and also provide zen car for the use of husband। तो आपने देखा कि कोर्ट ने वाइफ को बोला आप हस्बैंड को 20,000 रुपए महीना मेंटेनेंस दोगे, 10,000 रुपए केस लड़ने के एक्सपेंसेस दोगे और उनको एक जेन कार भी दोगे। जो हस्बैंड के वकील थे उन्होंने पैरा 6 में ये कोर्ट को बोला था कि जो वाइफ है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है। तो आप पैरा 6 को आप देख सकते हैं। पैरा 8 को आप देखेंगे, जो हस्बैंड के वकील थे उन्होंने बोला कि उनके क्लाइंट ने बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करी लेकिन वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ सेक्शन 24 ऑफ HM एक्ट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अ स्पाउस हु हैज नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड इज इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इट इज ट्राइट लॉ दैट द टर्म support is not to be construed in a narrow manner and so as to mean bare subsistence. It means that the other spouse who has no independent source of income is provided with such maintenance so as to live in a similar status as was enjoyed by them in their matrimonial home. It is the purpose of section 24 that the wife or the husband who has no sufficient source of income for her or his support or for the expenses of the proceedings must be provided with such reasonable sum that strike equality between the spouses। तो कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड भी ले सकता है इसमें मेंटेनेंस। 20 में कोर्ट ने कहा टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, आई एम ऑफ द व्यू दैट लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज करेक्टली कंसिडर्ड द रेलेवेंट फैक्टर्स and has also rightly relied upon the judgments of this court and also apex court. I find no infirmity in the order dated so and so which requires interference by this court in this proceedings under article 226 of the constitution of India. Accordingly the present petition is without any merit and dismissed। तो वाइफ की अपील डिसमिस कर दी गई थी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक ऑर्डर है। अब पैरा 21 में आप देखेंगे कोर्ट ने कहा ऑल एरियर्स शैल बी क्लियर्ड बाय द पिटिशनर within a period of 3 months from today, which shall be paid by the petitioner to the respondent in equal installment, and first installment shall be paid by the petitioner within 15 days from today। कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ है उनको 3 महीने के अंदर अंदर जितना हस्बैंड का पैसा बनता है वो सारा मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक जजमेंट दिखाई, मैंने सिर्फ आपको रेलिवेंट पैराग्राफ्स दिखाए हैं। ये अच्छी बड़ी जजमेंट है, इसको आप अपने हिसाब से जरूर पढ़ें और जहां भी जरूरत हो यूज करें, अपने हिसाब से जजमेंट को समझें। और जहां पे आपको लगता है कि हाँ हस्बैंड वाकई ही फाइनेंशियल नीड में है, उसकी मजबूरियां हैं, तो उस केस के अंदर आप ये जजमेंट को इस्तेमाल करें। आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके मेरे को बताना आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।